अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये मुझे सिग्मा वाली वैल्यू बताइएगा जो फाइनल आंसर किया था। मैंने एक सवाल होमवर्क दिया था कल, वो करने लगा हूं डिस्कस। 4 3 4 थीटा की पर यूनिट कॉस्ट क्या थी? थीटा 10 नहीं 176.81.30। ठीक है। कल मैंने सवाल दिया था ऑटम 17 एक किया है। बहुत सारे मसले होंगे कोई मसला नहीं यार, है मसले। करना था तो मसले होने थे। बिल्कुल सेम सवाल था, बस सिग्मा की जगह था J101, इसकी जगह था J202, इसकी जगह था J प्लस। ये था कुछ, और रिक्वायरमेंट अगर ये होती कि J101 की पर लीटर कॉस्ट और J प्लस की पर लीटर कॉस्ट, तो ये बिल्कुल वही सवाल बन जाता। बस ये 5 की जगह 10 है, तो बिल्कुल वैसा सा सवाल था। लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा लेवल चेंज ये किया कि इसमें पर लीटर कॉस्ट की बजाय कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछ ली। अच्छा, जितने J101 बने, जितने J प्लस बने, क्या वो सब बिक भी गए या नहीं बिके? सवाल में कहीं बताया कि बिके हैं नहीं बिके हैं? नहीं बताया, बस कॉस्ट ऑफ सेल पूछी है, तो बिक गए होंगे, तभी कॉस्ट ऑफ सेल पूछ रहे हैं ना। नहीं, जितने बने हैं वो सब के सब बिके या उसमें से कुछ बिके हैं, ये सवाल में बताया है। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल पूछी है तो बिके तो होंगे ना। कितने बिके? नहीं बताया, तो सब बिक गए होंगे, और सब बिक गए होंगे उनकी कॉस्ट क्या है? जो उनकी बनाने की कॉस्ट है। तो अब आपसे ना सवाल में ये नहीं पूछा हुआ, ये पूछा हुआ। यानी जो बीटा वाले सवाल में सिग्मा को इसको डिवाइड करके आंसर निकाला था, वो डिवाइड की जरूरत नहीं है। अब यही पूछी हुई है कि जितने टोटल बने उनकी कॉस्ट कितनी। इसी तरह इस J प्लस का क्या पूछा हुआ है? ये नहीं पूछा हुआ, ये टोटल पूछा हुआ। बिल्कुल सिग्मा बीटा वाला सवाल है, लेकिन फर्क यह है कि उसमें सिग्मा की भी और थीटा की भी पर लीटर कॉस्ट पूछी थी। अब पर लीटर कॉस्ट नहीं पूछी, कॉस्ट ऑफ सेल पूछी है। यानी जो बिक गए उनकी कॉस्ट कितनी, कितने बिके नहीं बताया, तो सारे बिक गए होंगे। यानी जितने के बने थे उतने ही इनकी कॉस्ट ऑफ सेल हो गई। तो अब आपको इसको डिवाइड करके आंसर नहीं निकालना, इसी को ही आंसर कह देना। और ये जो पर यूनिट कॉस्ट प्रोसेस 2 की निकाली है, इसको मल्टीप्लाई करके फिर कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को ही कॉस्ट ऑफ सेल कह देना। एक तो ये फर्क था इस सवाल में। दूसरा, झोलियां भर भर के बेचते हैं कि पैक करके बेचते हैं? तो वो जो पैक करके बेचते हैं वो पैक भी प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है, इसलिए वो पैकिंग कॉस्ट भी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो गई। ये था सवाल, और आपने इसमें कुछ और पूछना है तो एक एक करके पूछता हूं। प्रोसेस 1 के क्वांटिटी स्केड्यूल में कोई मसला? प्रोसेस 1 की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में मसला? इंस्पेक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस मतलब 0%। प्रोसेस 1 की कॉस्ट पर यूनिट, प्रोसेस 1 की जॉइंट कॉस्ट, प्रोसेस 1 की NRV की बेस पे एलोकेशन, इसमें कोई मसला जी? हाँ जी, हाँ नहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। दोबारा सुन लें, ये जो आंसर निकला है ये सिग्मा की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी कि कॉस्ट ऑफ सेल थी? प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना, ये इन प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स होती है वो कॉस्ट ऑफ सेल होती है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जो यूनिट्स बने वो कितने के बने। तो इस सवाल में तो कॉस्ट ऑफ सेल पूछा था, तो जितने के वो बने जब बिक जाएंगे तो वही कॉस्ट ऑफ सेल ही होगी ना।
कॉस्ट ऑफ सेल होती है कि जो चीज बेची वो खुद कितने की कॉस्ट की थी। तो अब आपको ये बताया है कि कितने बिके हैं, तो सारे बिक गए होंगे, तभी तो कॉस्ट ऑफ सेल पूछ रहा है। तो यही जो हमने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाली है, यही कॉस्ट ऑफ सेल हो गई, प्लस वो पैकिंग ऐड कर लिया। प्रोसेस टू क्वांटिटी स्केड्यूल, प्रोसेस टू ईपी, कोई मसला इस सवाल में, कोई मसला नहीं। चलो अच्छी बात है। डबल एंट्रीज करता हूं पूरी। कल मैंने प्रोसेस अकाउंट, टी अकाउंट पूरा बता दिया था, और ये बात फिर दोहरा देता हूं कि जो डबल एंट्रीज हमने कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन में पढ़ी थी, वो सारी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एंट्रीज हैं। लेकिन उस वक्त इस डिटेल में नहीं गए थे कि प्रोडक्शन में प्रोसेसेस कितने हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में चले गए। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में एक से ज्यादा तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपको यह पहचानना पड़ेगा सवाल को देख के कि कौन से वाले डिपार्टमेंट का सवाल है, कौन से वाले प्रोसेस का सवाल है, तो फिर उसका टी अकाउंट बन रहा होगा। प्रोडक्शन के अंदर जब मैंने आपको वो कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन पढ़ाया था, तो एक अकाउंट रॉ मटेरियल का था, एक अकाउंट वर्क इन प्रोसेस का था, और एक अकाउंट फिनिश गुड्स का था। क्योंकि उस वक्त बस जनरली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टडी कर रहे थे। रॉ मटेरियल का आना, इशू होना, वेजेस कंट्रोल, एफओएच कंट्रोल, चीजों का बन जाना, बिक जाना, हम इस सारी मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ रहे थे तब। प्रोसेस कॉस्टिंग में इसको हम यहां पर और गहराई से पढ़ रहे हैं। वर्क इन प्रोसेस 1, वर्क इन प्रोसेस 2, वर्क इन प्रोसेस 3, ये सब अलग अलग बन रहे होंगे। अब आपको सवाल इनमें से कौन से वाले पे पूछा हुआ है, तो वो सवाल देख के पता चलेगा। तो मैंने जो एंट्रीज करके दी हैं या टी अकाउंट का फॉर्मेट बताया, मैंने तो जनरली सब कवर करके बताया। वो आपकी अकल पे है कि ट्रांसफर इन इसमें नहीं आना, इसमें आना है। प्रोसेस अकाउंट मैंने कल बना दिया था, और एंट्री नंबर 1 से लेके 8 तक, एंट्री 1 से 8 तक 6 छोड़ के ये शायद बता दी थी, है 9 भी बता दी थी, मेरा नहीं ख्याल। मैंने 1 से लेके 8 तक बता दी थी और 6 छोड़ के। चले उनका रिकैप दे देता हूं और वहां से बात आगे बढ़ाता हूं। वर्क इन प्रोसेस, जो मर्जी प्रोसेस है उसका सवाल है। तो इसमें मैं एक रिकैप दे रहा हूं। उसमें हमने क्या किया था, बीडी लिखा था सबसे पहले, और इधर हमने नॉर्मल लॉस लिखा था। और नॉर्मल लॉस की क्या वैल्यू थी, ये स्क्रैप वैल्यू। यहां डायरेक्ट मटेरियल था, ये इनपुट हो गया, ट्रांसफर आउट, ये आउटपुट हो गया। यानी अगर सिर्फ मैं यूनिट्स की बात करूं, इतने पहले थे, इतने और आए, इतने आउट हो गए, इतने लाशें उठा के फेंक दी। नॉर्मल लॉस यहां से निकाल के इसको हम एक कबाड़ के अकाउंट स्क्रैप इन्वेंटरी में डाल रहे हैं। वर्क इन प्रोसेस से निकाला था, इधर यहां पर ले आए थे। तो नॉर्मल लॉस को यहां किस अमाउंट से की थी एंट्री, स्क्रैप वैल्यू से। ये डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, ये एंट्री नंबर 7 थी, मैंने 6 नहीं समझाई अभी। फिर उसके बाद यहां से सिर्फ लॉस नॉर्मल वाला ही थोड़ी हुआ है, एबनॉर्मल वाला भी हुआ है। तो उस एबनॉर्मल को भी यहां से निकाला था, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, और एक एबनॉर्मल लॉस नामी अकाउंट डेबिट। ये टी अकाउंट बनाए हुए हैं मैंने, और बगले एंट्रीज का रेफरेंस देके भी बनाए हुए हैं, समझाने के लिए इधर बोर्ड पे दोबारा दिखा रहा हूं। आपसे सवाल में एंट्रीज भी टेस्ट हो सकती हैं और टी अकाउंट भी टेस्ट हो सकते हैं। तो एंट्री नंबर 8 क्या की, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को उनकी कॉस्ट के समेत यहां से निकाल के एबनॉर्मल लॉस नामी अकाउंट में डाल दिया। क्या अमाउंट, उनकी कॉस्ट, जैसे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में वर्किंग करके निकालते हैं। तो एंट्री नंबर 8 में क्या किया कि एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स और उनकी कॉस्ट को वर्क इन प्रोसेस से निकाल के यहां डाल दिया। एंट्री नंबर 8 तक 6 छोड़ के। कोई इख्तलाफ तकलीफ, अगर सुन रहे हैं, अगर जाग रहे हैं तो। अच्छा, ये जो मैं टी अकाउंट्स के अंदर 7 अंग्रेजी लिख रहा हूं ना, ये बचपन में शायद सीखी हो आपने बात, कि ये दूसरे अकाउंट का नाम भी आ सकता है और एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन भी आ सकती है। यानी ये जरूरी नहीं है कि स्क्रैप इन्वेंट्री में यहां पर वही नाम लिखूं जो एंट्री में नाम इस्तेमाल हुआ था। मैं डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं कि नॉर्मल लॉस है जो यहां पर लाए हैं। वैसे प्रैक्टिकली डिस्क्रिप्शन ज्यादा फायदेमंद होती है। अच्छा,
अगर नॉर्मल लॉस 150 यूनिट्स हैं और एक्चुअली 230 यूनिट्स जाया हुए, तो एबनॉर्मल लॉस कितना? 80। हमने असल में कबाड़ियों को कितने यूनिट्स बेचने हैं? असल में कबाड़ियों को कितने बेचेंगे? 230। और वो जो कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है ये वो स्क्रैप इन्वेंट्री है। अभी इस वक्त यहां डेबिट पे क्या रखे हैं? 150 के 230 150 और लाने हैं ना। वो जो और लाने हैं वो एबनॉर्मल लॉस है, वो भी हम यहां पर ले आएंगे। और कहां से? यहां से। तो एबनॉर्मल लॉस नामी अकाउंट से कर देंगे इसको क्रेडिट। ये कितने यूनिट्स है इस मिसाल में? देखें अब ना टी अकाउंट्स में क्या है कि रुपीस और यूनिट्स दोनों दोनों चल रहे हैं। ये हम इस वर्क इन प्रोसेस में अमाउंट डेबिट ला रहे हैं तो यूनिट्स भी डेबिट आ रहे हैं। यहां से क्रेडिट आउट कर रहे हैं, अमाउंट कर रहे हैं तो यूनिट्स भी कर रहे हैं। यूनिट्स रुपीस दोनों की बात हो रही है। तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कॉस्ट के साथ इस अकाउंट से निकाल के क्रेडिट इधर आ गए और फिर यहां से इन यूनिट्स को निकाल के हमने यहां जमा कर लिया। लेकिन इस एंट्री नंबर 9 की अमाउंट क्या है? इन यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू। है जी जी 80 यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू। ये क्या है? उन 80 यूनिट की कॉस्ट जो हमने वर्क इन प्रोसेस, समझ सा चलना, जो हमने वर्क इन प्रोसेस से यहां क्रेडिट की थी और इसको एबनॉर्मल लॉस नामी अकाउंट में ले आए थे। अमाउंट क्या है? कॉस्ट। अब यहां से इन 80 यूनिट्स को शिफ्ट कर रहे हैं इधर, लेकिन किस अमाउंट पे? इधर इस वक्त 80 डेबिट 80 क्रेडिट, ये यूनिट्स हो गए पूरे। अमाउंट भी बराबर है? नहीं। बैलेंसिंग फिगर अगर निकालें तो किस साइड पे आएगी? दोनों साइड पे इधर आएगी ना। कॉस्ट ज्यादा है, ये कम है, तो इधर आएगी। अब इधर जो अमाउंट की बैलेंसिंग फिगर होगी वो डाल देंगे P&L को, यानी ये एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। और ये अमाउंट कैसे निकली? इन्हीं एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो वो जो बचपन में जब आप छोटे छोटे से थे और तब तक आपको ये भी याद नहीं हुआ था फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसेस 1, उस वक्त मैं आपको लिखवाया था कि एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू P&L को चार्ज होगी। वो ये रीजन है कि टी अकाउंट को बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर P&L में जाएगी, तो वो बैलेंसिंग फिगर होगी ही कैसे, निकलेगी ही कैसे? कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू का डिफरेंस। तो ये वाली रीजन थी। ये है एंट्री नंबर 10। एंट्री नंबर 10। ये एंट्री 9 है, ये एंट्री 10 है। एंट्री 9 किस अमाउंट से है? स्क्रैप वैल्यू एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की। और एंट्री 10 कॉस्ट और एनआर कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू का डिफरेंस। एग्जाम में ना अगर आपको बहुत दिल कर रहा हो अलग अलग करने का तो 9 और 10 अलग कर लें, अदरवाइज इसके नीचे एक डब्बा बनाया हुआ है, एग्जाम में 9 और 10 कंपाउंड ही कर लिया करना। उस डब्बे को डेबिट क्रेडिट देख लें, कोई परेशानी है तो बताएं। ये मैंने डब्बा जो बनाया हुआ है ये 9 और 10 की कंपाउंड एंट्री की हुई है, तो एग्जाम में यही चल जाएगी। 9 10 को कंपाउंड किया हुआ मैंने। हाँ जी एक मिनट, 9 10 कंपाउंड। ओके, इधर ये अकाउंट क्लोज, स्क्रैप इन्वेंट्री अकाउंट, इसमें ये कितने? उस मिसाल में 150 ये, तो असल में खराब कितने हैं? 230 ना, ये वो जमा हो गए। और अब इनका क्या करें? अब बेच देते हैं। तो बेच देंगे तो कैश डेबिट और ये स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट, तो कैश डेबिट और ये 230 यूनिट्स और इतने रुपए के, और ये अकाउंट भी नील हो गया। ये एंट्री नंबर 14। एंट्री नंबर 14, स्क्रैप इन्वेंट्री खराब यूनिट्स हैं जिनको हमने लाके कहीं स्टोर में रखा है, जितने असल में खराब हैं ये वो इकट्ठे कर लिए और उनकी स्क्रैप वैल्यू और इतने ही यूनिट्स इतने ही रुपए के बेच दिए, तो कैश डेबिट और स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट करके खत्म हो गए। ये एंट्री 14 बताइए मैंने। अब पूछिए। क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट नहीं होती ना। नॉर्मल लॉस की कौन सी कॉस्ट होती है? डायरेक्ट लेबर, FOH, क्लोजिंग। प्रोसेस में पहले से यूनिट्स पड़े हुए थे, ये उनकी कॉस्ट, सवालों में आज तक कॉस्ट ऑफ ओपनिंग प्रोसेस होती थी, ये वो है। फिर इस महीने में मजीद मटेरियल, लेबर, FOH का खर्चा हुआ, क्वांटिटी सिर्फ यूनिट्स मटेरियल की आए, फिर ये सब खर्चा इनमें इनमें और इनमें बांट दिया। स्टेटमेंट ऑफ एवैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस क्या करते हैं? इनमें से लेस कर रहे होते हैं। तो क्या बात हो रही थी? हो गई थी ना? हाँ है जी, क्या हुआ? आप होते थे तीक साहब की क्लास में? सच्ची सच्ची? कौन से तीक साहब? कौन से तीक साहब हैं? क्या बताते थे वहां के? जीटी कैंपस, पैक जीटी कैंपस। नहीं, क्या बता रहा था मैं? यहां कहीं था, कुछ ऐसे ऐसे कर रहा था मैं। क्या कर रहा था? हाँ, मैं ये बता रहा था कि वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स, उनकी कॉस्ट, इतना खर्चा और हुआ, ये सारा खर्चा इन तीन को हम एलोकेट करते हैं।
कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग। और नॉर्मल लॉस को हम कोई कॉस्ट अलॉट नहीं करते, उसकी स्क्रैप वैल्यू इन खर्चों में से माइनस कर रहे होते हैं। तो डेबिट क्रेडिट में तो प्लस माइनस नहीं होता, डेबिट क्रेडिट में तो डेबिट क्रेडिट होता है। ये चीज हम उनमें से माइनस किया करते थे, तो इसलिए अपोजिट साइड पे लिखी नजर आ रही। तो वही जो सारी कैलकुलेशंस होती थी ना, ये उसी की डेबिट क्रेडिट शक्ल है। स्क्रैप इन्वेंटरी अकाउंट क्लोज, एंट्री नंबर 14 तक, 14 बता दिया आपको ये। चलें जी, एंट्री नंबर बताता हूं 11, 12, 13। 11, 12, 13 बताने लगा। ये सब बना हुआ है उधर पेज 110, पता नहीं कहां। असल में लॉस हो गए 120, तो एबनॉर्मल गेन 30 का। इतने पहले थे, इतने और यूनिट्स इन हुए, इतने ट्रांसफर आउट हो गए, इतने हमने नॉर्मल लॉस कह के क्रेडिट कर दिए। नहीं ये तो ज्यादा कर दिए, तो इधर डेबिट कर देंगे। इसलिए एबनॉर्मल गेन यहां डेबिट किया था। किस अमाउंट से? कॉस्ट। तो एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स और उनकी कॉस्ट इधर डेबिट, और एबनॉर्मल गेन नामी अकाउंट में क्रेडिट, इनकी कॉस्ट से। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, ये क्रेडिट। इस मिसाल में ये कितने हैं? इस मिसाल में ये 150 लिखे हुए हैं, जबकि असल में कबाड़िया को बेचे कितने? 120। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये फालतू लिख दिया ना, तो इधर 30 क्रेडिट करना पड़ेगा। ये 30 एबनॉर्मल गेन है ना, ये हम यहां डेबिट और यहां क्रेडिट कर देंगे इसकी स्क्रैप वैल्यू से, ताकि ये नेट होके 120 बिक गए। तो ये क्रेडिट और एबनॉर्मल गेन डेबिट, स्क्रैप वैल्यू। ये मैंने बताई है एंट्री नंबर 12। एंट्री नंबर 12 जी। स्क्रैप इन्वेंट्री में अभी इस वक्त हमने डेबिट पे रखा हुआ नॉर्मल लॉस, यानी 150। असल में कबाड़िया को कितने बेचे? 120। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि यहां डेबिट पे 150 है जबकि हम बेच सिर्फ 120 रहे। तो वो जो यहां फालतू लिखा हुआ है उसको यहां क्रेडिट करना पड़ा। ये एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन मैंने बताया था, एबनॉर्मल गेन एक एडजस्टमेंट होती है। तो ये एडजस्टमेंट ही की है कि असल में खराब सिर्फ 120 आए हैं, जबकि यहां हम लिख बैठे 150। प्रोसेस कॉस्टिंग में मैं भी हिसाब लगा रहा था कि ये मैं शायद आपको 21वां लेक्चर पढ़ा रहा हूं, है नहीं? वो दो वो है ना, जॉब वगैरह, या 20वां पढ़ा रहा हूं, पता नहीं। वो जॉब कॉस्टिंग और कॉस्ट लो तो अलग चैप्टर है ना, लेकिन वो मिड में है, वो इसी के बीच में ही पढ़ाया मैंने। इतना टाइम इस पे इसलिए लगाया है क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन पूरी कॉस्ट में और कहीं नहीं है। इतनी गहराई में आपको उतर के डुबोने की बजाय मैंने साथ साथ आस्ता आस्ता चलाया। अब इतना टाइम आगे नहीं लगा सकते हम किसी चैप्टर पे, आगे को 3 को 4 दिन को 7 दिन को 8 दिन इस तरह से करने। अब तो ये ना समझना कि मैंने टरखाना शुरू कर दिया। इतनी स्पीड, इतना स्लो नहीं हो सकता अब आगे। ऑटम 23 में पेपर देने ना, ये 24 में, हाँ, तो फिर इतने दिन हम नहीं लगा सकते। किधर गया दोबारा वाला? ये 30 क्रेडिट इधर, ठीक है। ये हमने ना एडजस्ट किया है, यहां 150 लिख दिया था जबकि असल में खराब 120 बेचे हैं, तो ये 30 इधर एडजस्ट किए, ये क्रेडिट और ये डेबिट। अच्छा, इस अकाउंट में ये 30 यूनिट तो हो गए पूरे, ये कॉस्ट है, ये स्क्रैप है। बैलेंस करेंगे तो इस साइड पे आएगा और वो बैलेंसिंग फिगर डाल देंगे हम P&L में। और वो जो बचपन में बताया था कि एबनॉर्मल गेन को हम इनकम बनाते हैं, कितनी अमाउंट? उनकी कॉस्ट माइनस स्क्रैप। तो ये रीजन थी कि इस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर P&L में जाती है। ये एंट्री नंबर 13 बता दी। और एंट्री 9 और 10 की तरह आप ये 12 और 13 भी एग्जाम क्वेश्चन में कंपाउंड ही करना। देख लें, डब्बा बना के लिखा हुआ एंट्री 12 13 कंपाउंड ही कर लेना, यहां कुछ नहीं आएगा। अच्छा, अब देखें एंट्री 6, शायद समझ आ जाए बात। एंट्री 6 देखें, आप शायद समझ आए बात।
हाँ जी एंटी 6 बाय प्रोडक्ट अगर तो फॉरन बिक जाना है तो उसकी भी फिर एक सेपरेट इन्वेंट्री रखी होगी, तो यहां से क्रेडिट और वो बाय प्रोडक्ट इन्वेंट्री डेबिट, और अगर उसने फर्दर प्रोसेस होना है तो फिर वो अगला वाला प्रोसेस डेबिट। ये एंटी 6 है। और इसकी अमाउंट कॉस्ट, मैंने कॉस्ट लिखा हुआ एंटी 6 की अमाउंट क्या लिखी हुई मैंने नहीं लिखी हुई, ये इसकी एनआरवी है, बाय प्रोडक्ट की एनआरवी है। अच्छा क्यों नहीं लिखी हुई, ये बाय प्रोडक्ट की एनआरवी होगी, बाय प्रोडक्ट की एनआरवी से ये एंट्री होगी एंट्री नंबर 6। एंट्री 14 तक ओके, एंट्री 1 से लेके 14 तक एंट्रीज पे दोबारा नजर मार लें, और जो अगले पेज पे टी अकाउंट्स बने हुए हैं उनको भी एक नजर देख लें, और कोई एतराज परेशानी है तो पूछें। एंट्री 15 के अलावा बाकी सारी एंट्रीज देख लें और टी अकाउंट्स देख लें। चलिए देख लिया, आपको कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं, आपने देख ली। एंट्री नंबर 15 देख, एंट्री नंबर 15। अच्छा अगर नाम से पता चल रहा हो तो काफी है, अगर नहीं तो जो समझाने लगा हूं वो अपनी जबान में लिख लेना। बात औक़ात ऐसा होता है कि जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे जैसे मेटल रॉड हैं उनको वेल्ड करके तो चेयर्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब ये एक रूटीन प्रोसीजर है, इस दौरान कुछ यूनिट्स खराब हो गए लेकिन उनकी मरम पट्टी करा के वो फिर ठीक हो गए। खराब हो जाते तो फिर तो लॉस था, लेकिन उनकी जान बच गई, तो वो जो उन पे दोबारा खर्चा करना पड़ा वो कहलाता है रीवर्क। ये है नंबर 15। तो नाम से पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो कुछ लिख ले इसकी शान में। दोबारा प्रोसेस के दौरान जो यूनिट्स खराब हो रहे हैं तो अगर वो उनको खराब ही रहने दिया तो वो लॉस है, और अगर वो थोड़ा सा खर्चा करके बच सकते हैं यानी पूरे हो सकते हैं तो फिर उस दोबारा खर्चा करने को कॉस्ट ऑफ रीवर्क कहते हैं। नॉर्मल रीवर्क और एबनॉर्मल रीवर्क, अगर ये रूटीन होता है यानी रूटीन में 4-5 यूनिट खराब होते हैं फिर उनको बचाते हैं, अगर तो ये रूटीन मैटर है तो ये नॉर्मल रीवर्क है। लेकिन अगर इस दफा को मशीन खराब हो गई थी, वर्कर्स में लड़ाई हो गई थी, इसलिए ये सब टूट गया, फिर रीवर्क कराना पड़ा, ये एबनॉर्मल रीवर्क है। तो अगर नॉर्मल रीवर्क है तो फिर जो पीछे एंट्री 2, 3, 4 पड़ी है वही एंट्री है, क्योंकि खर्चा होगा तो दोबारा से मटेरियल लगेगा, दोबारा से लेबर लगेगी, दोबारा से एफर्ट्स लगेंगे, तो ये वही 2, 3, 4 वाली एंट्री मैंने दोबारा लिख दी। और अगर एबनॉर्मल रीवर्क है तो ये सारा खर्चा P&L को चार्ज होगा। ये एंट्री नंबर 15 है। एक करते हैं सवाल क्लास में और एक नहीं, 3-4 साल होमवर्क कर लेते हैं। होगी क्यों नहीं होगी क्लास, नहीं छोटा छोटा सा होमवर्क, छोटा छोटा सा। अब ये सवाल कराता हूं बोर्ड पे और आप सवाल पढ़ लीजिए। ऑटम 2014 है जी, क्या हाँ वो लिखा है 96 देखो ना। ऑटम 14 अबाबील फूड्स, पेज 118 क्वेश्चन नंबर 13। ऑटम 2014 अबाबील फूड्स पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे।
चलो देखता हूं। क्या रिक्वायर्ड है? ऑटम 14 और कुकिंग प्रोसेस है, तो कुकिंग प्रोसेस का अकाउंट रिक्वायर्ड है। रुपीज, मिलियन, थाउजेंड? और केजीज। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि प्रोसेस 1 का सवाल है कि प्रोसेस 2, 3, 4 का सवाल है? क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जैसे ये तो लिखा ही नहीं प्रोसेस 1 के 2, फिर अच्छा, ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि बेशक डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, टी अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो सारी वैसे ही करनी है ना, मेहनत तो सारी वो पुरानी वाली है। तो इसलिए आपको ये पहचानना पड़ेगा कि प्रोसेस 1 का सवाल है या किसी सब्सीक्वेंट का। हाँ जी, अरे अब तो बूढ़े हो गए यार, प्रोसेस कॉस्टिंग करते करते। प्रोसेस कौन से का है, कैसे का? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। कैसे प्रोसेस 1? प्रोसेस 1 ना होता तो कोई ट्रांसफर इन हो रहा होता, ये तो मटेरियल डला है, तो ये प्रोसेस 1 है बस। अगर प्रोसेस 1 ना होता ना तो फिर कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन करके कहा होता, ये तो डायरेक्ट मटेरियल कहा हुआ है। तो इसलिए ये प्रोसेस 1 का सवाल है। क्यों जानना जरूरी था ये? ताकि वो ईपी और कॉस्ट पर यूनिट उसमें काम आएगी बात। अच्छा, अभी ना फिलहाल आप इस लाइन को इग्नोर करना, मैं पूरा कर लूं तो बताता हूं। ये जो लिखा हुआ ना वेट आफ्टर कुकिंग, इसको अभी फिलहाल इग्नोर करें। चलें जी, बताएं क्या क्या आता है इसमें? प्रोसेस अकाउंट में क्या क्या आता है? ओपनिंग कितने किलो? 30,000। और यहां पर आएगी इनकी कॉस्ट कितनी? 9094। ये 9094 कैसे निकला, ये मकड़ी से पूछ लेते हैं। ये पहले भी मुझे याद पड़ता किसी सवाल में आया था कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की ना आपको अगर तो मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट दी है तो ठीक है, ये तो मटेरियल और लेबर दी हुई है। मटेरियल कितना, लेबर कितना? तो इसमें साथ एफओएच भी तो ऐड करें ना। 1288 का 120%, 909, ये ऐसे निकला है 9094। और क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा ये कहां से मिल रहा है डायरेक्ट मटेरियल? कॉस्ट फॉर द पीरियड, ये करंट पीरियड कॉस्ट आ गई। मटेरियल क्वांटिटी कितनी? 420 रुपए 50। और डायरेक्ट लेबर 20,000 और एफओएच 24,000। क्यों 24,000? लेबर का 120%। ये आ गया ओपनिंग, ये आ गया करंट पीरियड खर्चे। और ट्रांसफर आउट 362 और इनकी अमाउंट वही तो निकालनी। और क्या आता है? अरे इतनी जल्दी क्लोजिंग। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट, तो ये तो फिर हमें करना पड़ेगा इंस्पेक्टेड यूनिट्स, नहीं क्वांटिटी स्केड्यूल नहीं, नॉर्मल लॉस के लिए इंस्पेक्टेड यूनिट्स। इनपुट तो आएगा ही आएगा 420। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इस दफा इंस्पेक्ट हुआ या पिछले महीने हो गया था? इस दफा हुआ है, इसलिए ऐड होगा कितने? 30। क्लोजिंग इंस्पेक्ट हो चुका या अभी होना है? अभी होना है, इसलिए ये लेस हो जाएगा 65। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स बन गए 385,000। नॉर्मल लॉस 5%, 19,250। ये हो गया नॉर्मल लॉस। अच्छा, नॉर्मल लॉस के यहां यूनिट्स और सामने स्क्रैप, लेकिन स्क्रैप लिखनी है ना चूंकि, तो हमें इस नॉर्मल लॉस को तोड़ना पड़ेगा। सवाल में कहा हुआ है कि नॉर्मल लॉस है तो 5, लेकिन 2 और 3 अलग अलग बताया हुआ है। 2% किस वजह से? वेट लॉस, कुकिंग होगी, पानी वानी खुश्क हो जाएगा। और 3% रिजेक्शन, तो ये हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। 2% है वेट लॉस और 3% है रिजेक्शन।
तो इसको तोड़े 7700 अच्छा, कुछ मासूम बच्चे इसके ऊपर 2% लगाने लग गए होंगे। इसका 2% नहीं लेना भाई, ये जिसका 5 है उसके 5 की बजाय 2 और 3, इसका नहीं 2-3% लेना। तो बाकी क्या होगा फिर? तो ये 5 का स्प्लिट 2 और 3 बताया है, 2 + 3 5, ये वो वाला स्प्लिट बताया है। तो इसका हमने 5 लिया था, लेकिन इसका 2 और 3 अलग अलग कर लिया। और ये अलग इसलिए किया क्योंकि नॉर्मल लॉस के सामने हमने स्क्रैप वैल्यू भी लिखनी होती है। तो इस 77 के सामने तो है ही नहीं स्क्रैप वैल्यू, इस 11550 के सामने है 11550 × 60 693, इसलिए इसको ना 2 लाइनों में तोड़ के लिखा। और क्या था? एबनॉर्मल लॉस या गेन पता नहीं, एक लाइन छोड़ देता हूं। क्लोजिंग 65,000, इसकी कॉस्ट निकालनी है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। अब देखते हैं एबनॉर्मल लॉस होगा या गेन होगा। अच्छा, अब एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है? अब रह क्या है? इनकी कॉस्ट और ALAG की कॉस्ट। तो अब हमारी वही नॉर्मल मेहनत चल पड़ी है जो क्वांटिटी स्केड्यूल से शुरू होकर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन तक पहुंचती है। ठीक है, तो अकाउंट ये है, लेकिन मेहनत अब पीछे सारी वही है, क्योंकि ये अमाउंट कैलकुलेट तो वैसे ही होनी है जैसे स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन थी। तो अब वो सारा काम करना है जो इससे पहले सालों में होता था, क्वांटिटी स्केड्यूल। ओपनिंग कितना? 30, इनपुट 420, क्लोजिंग 65 और नॉर्मल लॉस 19250 और आउटपुट ट्रांसफर आउट बताया हुआ है 362। तो इसको बैलेंस करिए 3750 एबनॉर्मल लॉस। कर ले यहां तक कितने नंबर आ जाएंगे? 3-4 नंबर आ जाएंगे भाई। यहाँ ये तो सारा गिवन था ना, इसमें कैसे बात के नंबर हैं? इसमें तो मजदूरी भी नहीं बनती इतनी। तो यहां तक अच्छा। अब जिनको ये बात समझ आए वो फॉलो करना, जिनको ना समझ आए कोई मसला नहीं, छोड़ देना। अगर सवाल में प्रोसेस अकाउंट मांगा हुआ है ना, तो हम इसका टाइम बचा सकते हैं। अगर सवाल में प्रोसेस अकाउंट मांगा हुआ है तो प्रोसेस अकाउंट तो बना ही रहे होंगे, क्वांटिटी स्केड्यूल लिखने की लाइनें बच सकती हैं। कैसे? डेबिट क्रेडिट साइड जो है ना, ये सिर्फ अमाउंट की डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, यूनिट्स की भी है। तो अब अगर आप इन यूनिट्स पे गौर करें तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इनपुट और माइनस मतलब इस साइड पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, नॉर्मल लॉस और ट्रांसफर आउट। तो चीजें तो ये वही लिखी हुई है। तो अब अगर आप इस क्वांटिटी वाले कॉलम्स का बैलेंस निकालेंगे, अगर इस साइड पे निकला तो नॉर्मल लॉस, अगर उस साइड पे निकला तो नॉर्मल गेन। तो अगर आप प्रोसेस अकाउंट सवाल में बना रहे हैं तो क्वांटिटी स्केड्यूल का टाइम बचा लें, इसी से काम चला लें। तो इसको बैलेंस करेंगे तो ये इधर ही निकलेगा 3750। अब क्या रह गया? कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। यानी अब स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन पे चलते हैं। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन FIFO है, FCO है, FCO है। $362,000 क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 65, मटेरियल पूरा, कन्वर्जन अधूरा 65 42250, एबनॉर्मल लॉस 3750, मटेरियल पूरा और कन्वर्जन इंस्पेक्शन स्टेज 3750 और 3000। $407,250।
वेटेड एवरेज है 6260 और ये 2834। ये कहां से आ गया? ये लेबर और एफओएच। ये करंट पीरियड 50,000, 20 और 24 44। नॉर्मल लॉस 693। ट्रिपल 567 46834 और डिनोमिनेटर है 430,750 407,250। तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 129 और 115। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है क्या? तो अब स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बना के वैल्यूज वहां लिख दें, या वो जो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन की मेहनत करनी थी वो यहां ब्रैकेट्स में कर दें। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 362 इनटू वो दोनों 8328। अब नॉर्मल लॉस 3750 इंटू 129 प्लस 3000 इंटू 115। ये मटेरियल और कन्वर्जन। ये मैं स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ही कर रहा हूं, बस ब्रैकेट में कर रहा हूं। इसी तरह कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 65,000 इंटू 129 और 42250 इंटू 115। ले, ये आ गए 15 नंबर। अब आएंगे 15। एक सवाल कर दें होमवर्क पूरा वाला, और बाकी थोड़े थोड़े से बताता हूं। है वो मैं सोच रहा हूँ रहने दें, वो आप हैं डिप्रेशन हो जाएगा। चलें, जिसने करना हो ना, वो बड़ा ही अजीब सा सवाल है, वो मैं आवाम से डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। क्वेश्चन स्प्रिंग 2020। ये ऑफिशियल होमवर्क नहीं है, ये तो शौकीन लोगों के लिए। स्प्रिंग 2020 114 पेज, सेंट्स लिमिटेड। ये सिर्फ ये कमजोर दिल हजरात के लिए नहीं है सवाल। इस तरह के सवाल पेपर में छोड़ने वाले ही होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने सही नहीं कहा, पूरा सवाल कोई भी नहीं छोड़ते पेपर में। इस पे मैं आगे कुछ क्लासेस में नसीहतें करता रहूंगा साथ साथ, लेकिन इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, वो दिल बर्दाश्त होने वाले नहीं होते। जो मिल जाए इसमें से सबर शुक्र करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया शौकीन लोगों के लिए। अब सब बच्चों का जो ऑफिशियल होमवर्क बता रहा हूं वो है ऑटम 21 पेज 113 क्वेश्चन 3 ग्रीन लिमिटेड। ये है ऑफिशियल वाला होमवर्क, पेज 113 क्वेश्चन 3 ऑटम 21 अटेम्प्ट का सवाल है। अच्छा, ये तो हो गया पूरा सवाल। उसके अलावा मौत तो पड़ेगी आपको, लेकिन एक काम और कर दें कि जितने सवाल आज तक होमवर्क किए नहीं, वो दोबारा नहीं कर दें। उनमें कहीं ना कहीं को पार्ट बी को पार्ट सी जनरल एंट्रीज का छोड़ा हुआ था, 2-3 है, ज्यादा नहीं है उनकी एंट्रीज। क्योंकि कल मैंने एक मुश्किल सवाल कराना है डबल एंट्रीज का, तो फिर आप कहें जी एंट्री की तो प्रैक्टिस ही नहीं हुई। तो इसलिए कह रहा हूं कि जो होमवर्क में सवाल थे 2-3 ही थे शायद जो आज तक किए थे, उनमें जहां जहां एंट्रीज का पार्ट छोड़ा था, मेरा ख्याल है 2-3 ही थे, वो करने ही आपने है। नहीं किया हुआ है ना वो क्वेश्चन, वहां से देखें वैल्यूज अगर किया था तो। कौन से कमजोर दिल लोगों ने जो नहीं करना, क्वेश्चन 5 स्प्रिंग 20 का, इसीलिए कह रहा हूं ना कमजोर दिल लोग ना करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।